हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम मध्यकालीन में पार्ट 2 में लेके आए हैं मुग़ल साम्राज्य और मुग़ल शासन व्यवस्था। जैसे कि आप जानते हैं, कल हमने बाबर, हुमायूं, शेरशाह और अकबर के टॉपिक को पढ़ लिया था। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जहांगीर जहांगीर का जो समय काल था वो 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक चला। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरे के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरवल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। नूर ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिसा अकबर की विधवा सलीम बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सबसे पहले जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुनिसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 में उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद जहांगीर ने उसे नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। जहांगीर के 5 पुत्र थे: खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और शाहदार। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। जो जहांगीर ने क्रमशः नदीर अल उलमा एवं नदीर उज्जमा की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपियन यात्री आए थे। अब इसके बाद आता है शाहजहां। शाहजहां का जो कार्यकाल था वो 1627 ईस्वी से लेकर 1657 ईस्वी तक चला। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुम्मन बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरे में सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने आसम खां को वजीर पद एवं महावत खां को खाना की उपाधि प्रदान की। अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरे में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बादल खां था। शाहजहां के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें हैं: दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली जामा मस्जिद, आगरा मोती मस्जिद, ताजमहल आदि। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार
मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम थे। शाहजहाँ के दरबार में वसिंधर मिश्र एवं हरि नारायण मिश्र नाम के 2 संस्कृत कवि थे। शाहजहाँ के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवद गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर ए अकबर के नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला साहब बख्शी का शिष्य था। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहाँ के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलाने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय शुजा बंगाल एवं मुराद गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन में था। उस समय शुजा बंगाल में, मुराद गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन में था। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया। आगरे के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की आयु में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। अब उसके बाद आता है औरंगजेब, जिसका जो समय था 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक चला। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को गुजरात नामक स्थान पर हुआ था, जो कि दोहाद में है। औरंगजेब के बचपन का जो अधिकांश समय नूरजहाँ के पास बीता। 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने की दिलराज बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। उसे जिंदा पीर कहा जाता था। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई। मई 1666 ईस्वी को आगरे के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में करवा दी थी। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। औरंगजेब ने बीवी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। 1686 ईस्वी में बीजापुर एवं 1697 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर थे। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई। इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। अब हम पढ़ते हैं मुगल शासन की व्यवस्था के टॉपिक को। मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। इसमें जो है मुगल काल में मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य इस प्रकार के हैं। पहला पद है सूबेदार, दूसरा दीवान, तीसरा बख्शी, चौथा फौजदार, तीसरा है अमील या अमलगुजार, और फिर कोतवाल, फिर सिकदार, फिर आमिल। ये इस प्रकार के कुछ अधिकारी हैं और उनके कुछ कार्य इस प्रकार के हैं। सूबेदार का जो कार्य होता था वो प्रांतों में शांति स्थापित करता था। दीवान का कार्य जो था वो प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था। बख्शी जो था वो प्रांतीय सैन्य प्रधान था। फौजदार जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था। जो अमलगुजार था वो जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। कोतवाल नगर प्रधान होता था। सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। और आमिल जो है ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। इसमें भूमिकर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी: खासा भूमि, जागीर भूमि और सयुरगल या मदद ए बाज। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया, जैसे कि पोलज, परती, चाचर और वंजर।
1570 से लेकर 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। पहला है खुद काश्त, दूसरा पाही काश्त और तीसरा मुजारियन। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। मुगल काल की सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने ही प्रारंभ किया था। मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्था कुछ इस प्रकार की है, जैसे कि गल्ला बख्शी, नसक, जब्ती। गल्ला बख्शी वह होती है जिसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नसक वह होता था जिसमें इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। जब्ती जो थी व्यवस्था वो थी, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो नगद लिया जाता था। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो मुगल साम्राज्य का पूरा टॉपिक यहाँ पे समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, जैसे कि मराठों का उदय। अब ये नेक्स्ट उसमें आएगा, नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।